जय हिंद। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा ना, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एडिटोरिया जो है अभी एफएलटी करवा रही है, फुल एफएलटी है ना, शायद 15 या 20 करवाएगी। तो हर संडे को जो है ये होता है एफएलटी, तो आपको हर मंडे को इवनिंग में है ना ये सेट करवा दिए जाएंगे। ओके, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सेट नहीं लिए हैं तो चलो देख लेते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये दे देते हैं आपको कि आप एडिटोरिया के जो मॉडल सेट आपके हम मतलब एफएलटी करवाए जा रहे हैं फुल लेंथ वाले, तो वो आपको हर मंडे को इवनिंग में मिल जाया करेगा। ठीक है, और जितने भी वीडियो डाले हैं ना उसके पीडीएफ की आप लोग खोज कर रहे हैं, तो पीडीएफ में एक्चुअली क्या है, टेलीग्राम एक्टिव नहीं है, तो मैं 15 तारीख तक पूरी कोशिश करूंगी कि 15 के पहले जो है आपको सारे जो है पीडीएफ मिल जाए। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, एफएलटी 1 है ये, और मंडे को आपको ये मिलेगा। ठीक है, दिया है कि पहला प्रश्न है आपका कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। तो पहला पेज जो है इसमें आपको टिक लगा हुआ मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा आगे। जैसे दिया है संस्कृत का नाटक रत्नावली, है ना, किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में अगर जानकारी देखनी हो तो कहाँ से मिलेगी, ये देख रहे हैं स्रोत, है ना। तो ये पहला दिया है आपका, जैसे संस्कृत नाटक की रत्नावली, तो रत्नावली तो है ना हर्षवर्धन की, तो इससे आपको मिलेगा इनके बारे में जानकारी। फाहियान की यात्रा, तो मैंने पिछले जैसे आपका उज्जवल सर वाला जो केबीसी नैनो का जो सेट कर रहे हैं उसमें मिला ही था, तो उसमें मैंने ट्रिक ये बताई दी थी कि फ से फाहियान है, और आप ह से हर्षवर्धन है, और ह से हो जाएगा वेनचांग, है ना। ध्यान रखिएगा, वेनचांग कब आया था, तो ये आया था आपको हर्षवर्धन के काल में। ह से ह, क्योंकि दो ही का पूछा ही जाता है, फाहियान का और वेनचांग का। इत्सिंग वगैरह भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेनचांग और फाहियान किसके शासन काल में आया था। तो वेनचांग जो है ह है, तो हर्षवर्धन ह है, तो उसके काल में आएगा। और एक इसके बाद फाहियान किसके समय में आता है, तो चंद्रगुप्त 2 के समय आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है ये वाला गलत हो जाएगा, इससे स्रोत थोड़ी ना हर्षवर्धन की मिलेगी। आगे है कि बांस खेड़ा शिलालेख, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि इससे भी जो है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ओके, अगर इसमें हम 2 काट देते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में 2 था तो ये कट गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 जो है आपके हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारियाँ देती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब जैसे कि आया था रत्नावली, तो एक और ध्यान रखिएगा इससे, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी तो इंदिरा गांधी का नाम था, प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका याद रखिएगा, ये भी था रत्नावली, प्रियदर्शिका, इससे भी मिलता है। और जैसे आपका ये आया वेनचांग, तो उसकी भी देखते चलते हैं कुछ क्वेश्चन। वेनचांग है ना, उसको जो है आपको इसका जो एक बुक है सीयू की, पूछा जाता है कि इसकी यात्रा वृतांत जो है किस नाम से छपी थी, तो मतलब निकाला था इसने, तो सीयू की ध्यान रखिएगा। अब इसको इसको मैं इसलिए मैं ले आई हूँ क्योंकि सौ इसके नाम में भी है और सौ इसमें भी है, तो सीयू की हेनचांग और सीयू की हो जाएगा। और फाहियान में कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए क्योंकि फाहियान का नाम देखेंगे आप, उसमें जो है सौ नहीं दिखता है। ठीक है, तो सीयू की किसकी यात्रा वृतांत है, वेनचांग की है। क्यों, क्योंकि इसमें सौ है, दिख जाएगा आपको। ठीक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं। वेनसांग जो है ना उसको राजकुमार, वो क्या कहते हैं उसको, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, यात्रियों का, ये भी पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो वेनचांग को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अच्छा, एक हर्षवर्धन है, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के बारे में, जैसे हर्ष चरित्र है ना, हर्ष चरित्र किसने लिखा है, तो वान भट्ट ने लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, वान भट्ट। ओके, वान भट्ट। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसमें, पहले बता दे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो पुरातत्व हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी चीजें देखी गई हैं उनकी भाषा पढ़ी नहीं जा सकी है, चित्रात्मक है ना, चित्रात्मक भावात्मक है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है उसको। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, उत्खनन ही जो है आपका, उत्खनन ही जो है आपका क्या होगा, इसका स्रोत होगा, जिसपे आप जो है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो थेरी गाथा देखिए बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ है ये, है ना, बौद्ध ग्रंथ है। और आचार रांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र, ये सब क्या है, तीनों जो है जैन है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा ही गया था, अक्सर जो है ना देखिएगा सूत्र मिलेगा ना तो वो जैन से ही रिलेटेड होता है, जैसे भगवती सूत्र जैन धर्म है ना, जैन धर्म से रिलेटेड है जैन ग्रंथ। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अगला दिया है, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या हुआ करता था, वो पर्ण हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, पर्ण किसको कहते थे, व्यापारियों को कहते थे,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ये ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में जो विनिमय का माध्यम होता था ना, वो पर्ण हुआ करता था, और चांदी का सिक्का हुआ करता था। ये पर्ण जो है ना, ये क्या था, तो ये चांदी का सिक्का था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4th नंबर हो गया, 5th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो निर्याकश आया था, इसको याद रखने का। सिकंदर के साथ ये है, जैसे ऐसे चाहे तो याद रख सकते हैं, ओनिए, है ना, ओनिए सिख नहीं कहते हैं, एने मता ओनिए सिख, ऐसे भोजपुरी में बोलते हैं ना, तो इससे याद रख सकते हैं कि ओनिए सीख मतलब सीखना, तो सीख से क्या हो जाएगा, सिकंदर। तो ओनिए से हो जाएगा आपको ओने सिक्रेटस, ए से हो जाएगा एरिस्टोबुलस, और नी से हो जाएगा निर्याकस। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपको सिकंदर के साथ आए थे। डाइमेकस जो है नहीं आया था। डाइमेकस किसका राजदूत था, है ना, तो ये भेजा गया था आपको एस्टियोकस के द्वारा, है ना, एस्टियोकस के द्वारा भेजा गया था। ये एस्टियोकस के द्वारा भेजा गया था, ये ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में आया था डाइमेकस। ठीक है, तो टीना डाबी टॉपर हैं यूपीएससी की, उससे ध्यान रखिएगा, डाबी बिंदुसार के समय में आएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अमरी जो है ये कहाँ पे है, पाक में है, और हड़प्पा तो पता ही होगा सबको, मेरे ख्याल से पाक में है। ये दोनों याद रख लीजिएगा कि मितावल और आपका बनावली, ये जो है आपके कहाँ पे हैं, हरियाणा में है दोनों, हरियाणा। ओके, मिताथल है ना, मिताथल लिखा हुआ है, ये जूम कर देती हूँ मैं, देख लीजिए, ये दोनों जो है हरियाणा में है। ओके, तो ये दोनों हरियाणा में भारत में हो जाएंगे फिर, है ना, और ये दोनों जो हैं आपके पाक में है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया था भारत में स्थित है, तो कौन कौन से स्थित है, 2 और 3 स्थित हो जाएंगे, तो सी आंसर हो जाएगा। ओके, अब जैसे देखिए, बनावली सबको पता होता है कि हरियाणा में है, तो अगर ये नहीं है तो 3 तो कट ही जाएगा, तो 3 जैसे ऑप्शन जिसमें भी, सॉरी 3 जो होगा, है ना, 3 तो उसमें होगा ही होगा। 4 जो हड़प्पा है फेमस रहता है कि सबको पता है पाक में है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट जाता है, बचता है 2। ठीक है, तो अब इसमें आंसर है आपका सी, क्योंकि अमरी भी पाक में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने किसने जो है कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो क से कलचुरी वंश, क से कोकल प्रथम ने किया था, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ किया था, तो मध्य प्रदेश के ना, इसकी मध्य प्रदेश में किया था, और इसकी राजधानी थी त्रिपुरा, सॉरी त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी, है ना, जबलपुर त्रिपुरी। ठीक है, अगला देखते हैं, मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी पुस्तक लिखी थी, किस सुल्तान को समर्पित किया था? तो मिनहाज यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनहाज, एक सेकेंड, मिनहाज आपका अल सिराज जो था आपका 1193 में, जैसे कि वो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, उसके बारे में भी इसमें जो है इतिहास में मिल जाता है। तो इसने जो है ये बुक किसको आपको समर्पित किया था, है ना, राइटर दिया हुआ है यहाँ पे, तबकात नासरी का मिनहाजुद्दीन सिराज है, और ये जो नासरी है, तो ये आपको नासरी से दिख ही रहा होगा, नाम से ही है, नासरुद्दीन मोहम्मद को, है ना, इसने जो है इनको समर्पित किया था ये। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे नहीं होगा, ये पहले ही सबसे पहले कट जाएगा, क्योंकि एम्बिट जो है इसके काल में थे ही नहीं, है ना। तबकात नासरी की जमा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को जो है राय रायन की उपाधि दी थी? राय रायन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राजाओं का राजा, मतलब कि अच्छा राजा। ये क्या है ना, अलाउद्दीन खिलजी जो है रामचंद्र को खुश करने के लिए दिया था, तो ये हो जाएगा रामचंद्र देव। ओके, राजाओं का राजा होता है राय रायन का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द, तो हम लोग आज भी यूज करते हैं कि इतना बड़ा चकला है ये वाला यहाँ पे हमारा, तो ऐसे बोलते हैं ना कुछ, तो ये चकला क्या होता है, एक प्लॉट होती है बड़ी सी, तो इससे याद रखिएगा, आपको पता ही है कि परगना सूबा सरकार में जो है पहले विभाजित होते थे, पहले सूबा फिर सरकार फिर आपका परगना। इसमें क्या था, ये एक क्षेत्रीय इकाई थी, है ना, लेकिन सरकार का पर्यवाची नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी। ओके, चलिए अगला है, औरंगजेब ने जजिया कर कब जो है पुनः लागू किया था? तो ये देखेंगे 1679 में पुनः लागू किया था, और 1720 में देखेंगे अंतिम रूप से जो है मोहम्मद शाह के द्वारा जो है जजिया को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। जजिया क्या था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी हिंदुओं से लिया जाता था, गैर मुस्लिम। ओके, और जकात हुआ करता था जो मुस्लिम लोगों के हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला है 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा 1920 में खिलाफत समिति जो है उसकी बैठक हुई थी, जिसमें जो है गांधी जी से जो असहयोग आंदोलन था उसका नेतृत्व करने और संभालने का अनुरोध किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, इलाहाबाद में था। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि ये भी पूछा जा सकता है कि 1920 खिलाफत समिति की बैठक इलाहाबाद में हुई थी, उसमें किससे जो है ये अनुरोध किया गया था कि आप असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालें। तो वो गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालक्रम इंगित करता है। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि मॉर्ले मिंटो कब आया था, 1909 में आया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, है ना। आपका अगस्त प्रस्ताव कब आया था, लिनलिथगो 1940 में लाया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था, है ना। तो सबको पता ही होगा ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, क्योंकि 1909, 1919 और आपका 1931, 1940। चलिए अगला देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। तो लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना करने वाले थे ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब ये कैसे याद रख सकते हैं, तो जो अखाड़ा में लड़ने जाते हैं वो क्या करते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, पूरा जय बजरंगबली करते हैं और चले जाते हैं अखाड़ा में लड़ने के लिए। इससे आप याद रख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो लाठी और अखाड़ा खेलते थे। और इससे भी ना याद रहे तो लाठी जहाँ चलती है और अखाड़ा जहाँ रहता है वहाँ हम लोग बच्चों को दूर रखते हैं। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा सा ट्रिक याद आता है तो यहाँ याद हो जाता है। और मास्टर सूर्य सेन 1930 चटगांव शस्त्रागार जो है उसके लिए जाने जाते हैं, है ना, सूर्य सेन। सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आजाद तो आप लोग को देखेंगे अगर आगे मिलेगा क्वेश्चन तो। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है कि काल क्रम अनुसार जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्थापित हुआ था, तो 1933, सॉरी 33 नहीं 39, कौन, सुभाष चंद्र बोस। अगस्त प्रस्ताव अभी हमने देखा ही 1940, लेथगो। उसके बाद देखेंगे आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुई थी, 1942 से 43 के बीच में। इसके बाद देखेंगे मुस्लिम लीग जो है द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपको, सबसे पहले होगा एक, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगी। उसके बाद आपको 4 यानी कि मुस्लिम लीग जो है 22 दिसंबर को लास्ट जो चलेगा 1939 उस समय मुक्ति दिवस मनाएगी ये। और आपका उसके बाद आजाद, ये देख ही लिया आपने, मैंने सारे क्वेश्चन लिख ही दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू किया था, है ना। लागू किया गया था यहाँ पूछा गया है, अकाल संहिता आया कब था ये नहीं, लागू कब किया गया था। ठीक है, तो लागू कब किया गया था, 1883 में किया गया था। अकाल संहिता आया कब था, तो 1880 से 81 में आया था। ठीक है, 81 में आया था अकाल संहिता। चलिए आगे देखते हैं, 80 से 81 याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब दिया है अगला प्रश्न कि 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद, मतलब कि जो दीवानी मिल गया था इन लोगों का, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद हार जाने के बाद क्या हुआ था, दो जो है आपका संधि किए गए थे, इलाहाबाद की संधि 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद। तो उसमें दीवानी प्राप्त हो गया अंग्रेजों को। तो इन्होंने अंग्रेज जो है पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे, तो ये खासी जनजाति जो है ना उनके संपर्क में आए थे। और खासी से एक और चीज़ याद रखिएगा कि मासिन राम जो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, वो कहाँ पे है, तो खासी ही पहाड़िया में है। जैसे मेघालय देखेंगे ना तो गारो, ठीक है, खासी और जयंतिया, ये सीरीज में पहाड़ियाँ वहाँ पे है। तो ये खासी जनजातियों के संपर्क में सबसे पहले जो है अंग्रेज आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि 2 हुई थी, 12 अगस्त को हुई थी एक, तो है ना। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। तो उस समय क्या था ना, कांग्रेस वगैरह जो है चरम सीमा पे चढ़ रही थी, तो उन लोगों को दबाने के लिए, ठीक है, तो एक कानून इन लोगों ने कर दिया कि अवैध संघ अध्यादेश जारी कर देते थे। और ये जो है जैसे कांग्रेस को इलीगल घोषित करना था, है ना, इस टाइप से। तो ये क्या है, 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके, कांग्रेस यहाँ पे लिखा तो था ही, है ना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को
क्या आदेश पारित करके? तो अवैध संघ अध्यादेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, दलित महासंघ जो था किसने स्थापित किया था? भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा? 1932 में इन्होंने हरिजन संघ सेवा की स्थापना की थी। और हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि और जन, जन मतलब आदमी और हरि मतलब भगवान, भगवान का प्रिय, ना कि हरिजन शब्द जो है यूज किया जाता है वो गलत, वो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ज्योतिबा फुले काहे के लिए जानी जाती है? सत्यशोधक समाज के लिए जानी जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, बिहार कौमी सेवक दल जो है गठन कब हुआ था? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1921। कौमी दल कब स्थापित हुआ था? 1921 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया है कि ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो अकाल संहिता, अकाल के लिए जो है सब कुछ किए गए थे। तो मैकडोनाल्ड आयोग तो था ही, लॉयल आयोग था, स्ट्रेची आयोग, तीनों थे, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ये देखिए जैसे मैकडोनाल्ड आयोग है तो ये कब आया था? 1900 में आया था, है ना, मैक डैनियल के द्वारा। और लॉयल आयोग जो एल्गिन होंगे उसमें शायद, वो इसका होगा आपको 1897 में आया था ये, और ये 1880 में आया था स्ट्रेची आयोग। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस युद्ध में मैसूर मराठा और कौन कौन? तो मैसूर मराठा हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ जो है लड़ी थी? तो ये हो जाएंगे है आपके हैदर अली, है ना, हैदर अली। और पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से आपका 1769 के बीच हुआ था पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, है ना, हैदर अली थे उस समय। और कौन कौन मिलकर किया था युद्ध? मैसूर मराठा और हैदराबाद के निजाम। चलिए अगला देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़ी को पहचानना है। तो जमींदार जफर अली खान ने दिया था। भवानी, ये पूछा जाता है प्रश्न, याद रखिएगा, भवानी मंदिर बारिंद कुमार घोष। फ्री हिंदुस्तान तो पूछा ही जाता है, तारकनाथ दास। संध्या सचिंद्रनाथ सन्याल की नहीं है, सचिंद्रनाथ सन्याल जो है बंदी जीवन के लिए जाने जाते हैं, इनकी रचना पूछी जाती है। संध्या जो है ये किसका है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ब्रह्म बांधव, एक सेकंड अच्छे से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो संध्या है ना, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है ये, ठीक है, उपाध्याय, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, जो ऑप्शन में सही दिए रहते हैं उसको भी याद करना होता है, ठीक है। अगला दिया है कि जैसे लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे क्या? तो नहीं, ये कौन सा नंबर था? चौथा नंबर था ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, अगला दिया है आपका कि भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872, बिल्कुल सही है ये। ओके, और दशकीय कब से शुरू हुई थी? 1881 से शुरू हुई थी, ठीक है। अगला दिया है कि उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को हो गई और पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की जो मृत्यु है पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, और बाद में आयरलैंड डबलिंग में उसको दफनाया गया था। तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और लॉर्ड मेयो जो है 1869 से 1872 तक जो है भारत के वाइसराय रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें जो है आपका यहाँ पे 5वां नहीं 4th होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया, बाकी सारे सही दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। चलिए अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह में प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। तो ये तो देखिए हमारे यहाँ शिक्षा में भी ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे, है ना, विधवा मतलब पुनर्विवाह, ये संस्कृति जो थी कल्चर में भी ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। उसके बाद भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान भेजना, उस समय नदी पार करना, समुद्र पार करना जो है धर्म भ्रष्ट माना जाता था। तो ये सब चीज़ें जो है कारण था, मतलब प्रमुख रूप से नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पृष्ठभूमि तैयार करना होता है ना, एनवायरमेंट तैयार करना, वो था ये। तो ये तीनों थे, ये जो नहीं था ये तो कुछ ऐसा नहीं था। तो इसका डी हो जाएगा कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतःविवाह पर रोक लगाने वाले कानून। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मिलान करना है तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो हमने जो सेट किया उसमें कई बार ये क्वेश्चन मिल गया, कौन थी? सरोजनी नायडू हो जाएंगी, 1925 कानपुर, ठीक है। इसके आगे देखेंगे 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय जो हुआ था 1937 में होता, उसमें न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो ये हो जाएंगे मॉरिस गुएर, है ना। उसके बाद देखेंगे 18 पहला देख लेते हैं, हो गया। दूसरा, जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड हुआ था, इसमें समय कौन था वायसराय? 1919 में हुआ था ना, तो ये कौन रहेगा? चेम्सफोर्ड
मॉर्ले मिंटो नहीं, चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था 1919 अधिनियम, उससे भी याद रख सकते हैं। रॉलेट एक्ट आया था, वो इससे भी याद रख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड तब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये हो जाएगा आपको चेम्सफोर्ड। ओके, इसके बाद कौन बच जाएगा? डब्ल्यू हंटर बच जाएगा, जो कि 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डब्ल्यू आपके हंटर। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? एक सेकेंड, इसको मिला देते हैं। यानी कि पहला का हो जाएगा आपको 4, तो ए का 4 2 में दिया है, ये दोनों नहीं होंगे। और बी का हो जाएगा आपको 1, तो बी का 1 भी दिया है। सी का हो जाएगा आपको मॉरिश के बाद 2, तो ये हो जाएगा आंसर बी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष को बचाव किया था? तो अरविंद घोष का जो है जैसे देखेंगे 1908 से लेके 1909 के बीच की ये बात है ना। तो ये बचाया था चितरंजन दास ने, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष को बचाव किसने किया था? तो चितरंजन दास हो जाएंगे। भूला भाई कौन से हैं? 1945 और आपका लाल किला वाला मुकदमा के तहत है, ठीक है। जो ढिल्लो वगैरह थे, साहब प्रेमचंद, नवाज शेख, तो ये खान, ये तो इसका आंसर हो जाएगा चितरंजन दास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के बाद जो है अरविंद घोष जो है ना, वो चले गए थे क्या? संन्यास वाली जिंदगी में, संन्यास का मार्ग अपना लिया था उन्होंने। कौन? अरविंद घोष। चलिए अगला देखते हैं। हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्मी सरकारी लीपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, जब उन्होंने छुपाने की कोशिश की, सही रीजन नहीं बताया, मरे ज़्यादा लोग थे, उन्होंने कम ही बताया, तब कहा था महात्मा गांधी ने कि ये हंटर आयोग की जो रिपोर्ट है, जैसे जितना पन्ना आप पलटोगे ना, उतने इनकी बेशर्मी जो है दिखाई देगी कि क्या लीपापोती किया है इन्होंने, है ना। महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी एक दल बिठाई थी, जैसे मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, ये लोग जो थे वो लोग भी अपना देख रहे थे कि क्या इसमें रिपोर्ट निकाले थे। तो इनका रिपोर्ट तो बिल्कुल अपोजिट था, है ना, हंटर आयोग का। और ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कि हंटर आयोग किससे रिलेटेड है? तो ये भी याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? ठीक है, रैयतवाड़ी, तो कैप्टन रीड वगैरह जो है इसके लिए जाने जाते हैं, रैयतवाड़ी लगाने के लिए। तो ये कहा था थॉमस मुनरो ने, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से रही है। ओके, अगला है, ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देख लेते हैं। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशन के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था। बिल्कुल था, जो भी आप अगर वो कर रहे हैं ना, से मतलब ला रहे हैं सेंसरशिप प्रेस वाले, तो उनको दिखाना पड़ता था कि ये बताइए कि अनुमति है कि नहीं इसको बाहर मतलब प्रस्तुत करने का। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपनी मिरात उल अखबार का प्रकाशन भी रोकना पड़ा था। ये भी सही है। अब यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की क्या है, ये मिरात उल अखबार, ये किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। 1778 में आया था ये सेंसरशिप, जिसको जो है गैंगिंग अधिनियम भी कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका कि स्टैग्लोमीटर जो है उसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो स्टैग्लोमीटर जो है सरफेस टेंस, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे सरफेस टेंशन, तो इससे समझ आ जाएगा कि पृष्ठ तनाव को, ठीक है। अच्छा, गतिज सयंता दिया है, तो ये इंग्लिश में अगर देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि विस्कोमीटर, विस्कोसिटी होती है ना, तो विस्कोमीटर गतिज सयंता मापते हैं। अपवर्तनक यानी कि रिफ्रैक्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टोमीटर, है ना, रिफ्रैक्टोमीटर। ओके, इसके बाद जैसे प्रकाशिकीय सक्रियता दिया गया है, ये पोलरीमीटर के द्वारा नापा जाता है, ठीक है, पोलरीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है? तो ऋणात्मक अगर त्वरण देखेंगे तो ये किसके विपरीत हो जाएगा? वेग, जो कि एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, है ना। बल क्या है? अदिश है। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा बी। किसकी दिशा के विपरीत है? ऋणात्मक त्वरण। ये जब F बराबर m में पढ़िएगा ना, न्यूटन का दूसरा नियम, तो उससे समझ आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। परिदर्शी या जिसे पेरिस्कोप कहते हैं इंग्लिश में, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो है ना आपका, ये करता है काम परावर्तन पे, यानी कि रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट पे काम करता है ये, रिफ्लेक्टिंग। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर जो बनाया जाता है ना, उसके लिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। चलिए आगे है, बोस आइंस्टीन कंडेंसर सॉरी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा है तो ये बहुत कम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पदार्थ जो है ना ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है ना, ये पदार्थ की ध्यान रखिएगा क्या है, पांचवी अवस्था है, फिफ्थ अवस्था है ये, है ना। कौन सी? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और पहला क्या है, मतलब तीन कौन है, तो ठोस, द्रव, गैस, और चौथा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। पदार्थ की जो आपकी अवस्था होती है वो बता रही मैं। चलिए आगे देखते हैं। गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उच्च दाब होगा, अगर अगर आप दाब खूब बढ़ाओगे तो क्या होगा, निम्न तापमान हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा कि उच्च दाब निम्न तापमान। अगला है, इधर होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? तो जो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति देखेंगे वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय से याद रखेगा ऋणात्मक होता है। चलिए अगला है, यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में अगर डुबा दिया जाए, ठीक है, एक गोलाकार दर्पण है, अगर उसको द्रव में डुबा देते हैं, द्रव में, तो क्या उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो कोई प्रभाव आपका जो नहीं है नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वक्रता की त्रिज्या पर निर्भर करता है फोकस दूरी। वक्रता सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी। और ध्यान रखिएगा फोकस दूरी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो वो करता है आपका वक्रता की त्रिज्या पर। अगर ये दिया जाए तो ये बदलता है, ठीक है, वक्रता की त्रिज्या अगर बदलेगी तो फोकस दूरी भी बदलेगी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होगी? तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी, गामा किरण में हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, गामा किरण जो है ना, ध्यान रखिएगा इसका जो होता है आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है ना सबसे कम होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य इसकी क्या होती है, छोटी होती है। तरंग दैर्ध्य छोटी होगी और आवृत्ति इसकी जो है सबसे अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्रों यानी रिक्तियों के कारण होता है? तो ये पी प्रकार का अर्धचालक जो होता है उसमें अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का चालन ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला दिया है फिनॉल 1% घोल है, तो ये क्या हो जाएगा, कीटाणुनाशक, और फिनॉल यूज किया ही जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अगर अपवर्तनांक देखी जाए तो किसकी हो जाएगी, कांच की हो जाएगी, है ना। कांच की जो है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। ओके, बेंजीन का दूसरे नंबर पे आएगा। चलिए आगे देखते हैं, पायरेक्स, है ना, ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इनमें से निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है बोरेक्स, एक बोरिश वो करके आता भी है, ग्लास का ब्रांड भी आता है ना। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, उसमें बोरेक्स मिलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्ती सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है? तो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है कौन सा गुण, तो ये हो जाएगा तत्वों का रंग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया है सीएनजी और उसके मुख्य घटक दिए गए हैं, उसकी मिलान करनी है। तो जैसे सीएनजी जानते हैं आप लोग, सीएनजी के लिए क्या होता है, मीथेन उसमें सबसे ज़्यादा है जो प्रमुख होता है, 80 to 90% जो है मीथेन ही पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा इसका। इसके बाद कोयला गैस है, तो कोयला गैस में क्या पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। इसके बाद देखेंगे एलपीजी में, तो एलपीजी तो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके प्रमुख घटक कौन से हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन है, उसमें भी प्रमुख कौन है, ब्यूटेन है, ठीक है। आगे जो जल गैस है, तो जल गैस में क्या हो जाएगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ओके, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा, आप एक बार और मिलान कर लीजिएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान रखिएगा ये हर मंडे को इवनिंग में आएगा बस। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम में 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ड्यूटेरियम में 1 होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है, और 2 जो होता है आपका ट्रिटियम में होता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं,
दिया है निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो जब हम पढ़ा रहे अभी वो चल रहा है आपका केबीसी नैनो का जो मॉडल सेट है उसमें मिलता ही है कई बार क्वेश्चन, और ट्रिक मैंने बताया भी था कि ध्यान रखना है आपको अनिल और आपको छालनी, ठीक है। तो अनिल क्या होगा, अम्लीय को नीला से लाल करेगा। तो यहाँ पूछा गया है नीला लिटमस को लाल करने का, तो अम्लीय कौन सा होगा, सिरका होगा जिसका 2.4% 4 जो है लगभग पीएच होता है। तो 7 के नीचे जितने भी होते हैं उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं, और 7 प्लस होता है उसको क्षारीय कहते हैं, और 7 उदासीन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिरका। चलिए अगला देखते हैं, नींबू का 2.2 होता है पीएच मान। चलिए यहाँ पीएच मान आया तो बता ही देते हैं, कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। रक्त का क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा रक्त का होता है 7.4। मूत्र का क्या होता है, तो ये होता है आपका 6। इसके बाद होता है आपका सिरका का देख लिया 2.4, नींबू का हो जाता है 2.2, है ना। चलिए यही सब ध्यान रखिएगा, अम्लीय जो होंगे कम होते हैं। आपका जैसे अल्कोहल भी है अम्लीय होता है। अब इसमें पूछा गया है कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैलेमाइन जो होता है ना उसका सूत्र होता है आपका ZnCO3। ओके, इसका आंसर क्या है, डी है, सॉरी डी है। चलिए आगे देखते हैं, नीचे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो रबर किससे बनता है, सबसे इजी यही है आपका कि वल्कनीकरण करते हैं, है ना। हाइड्रोजनीकरण किस में करते हैं, खाद वगैरह में जो वनस्पतिकरण वगैरह किया जाता है, तो ये खाद वसा से हो जाएगा। प्रगलन से क्या होगा, तांबा निष्कर्षण किया जाता है। क्रैकिंग से क्या होगा, आपका पेट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 का 1 होना चाहिए, 2 3 4 1, है ना, 2 3 4 1 ये बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास कि स्थिर ताप पर अगर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम कीजिएगा। तो एक बात बताइए, जब आयतन कम कीजिएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर्स पास में आएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, दाब घटेगा या बढ़ेगा। तो जब एक दूसरे के पास आएंगे तो दाब को बढ़ाएंगे ना, इसे ध्यान रखिएगा, है ना, बढ़ेगा। चलिए अगला है, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है। सबसे पहले तो ये पूछा था कि सबसे छोटा जीव कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये अपने आप विकसित और प्रजनन करने में भी सक्षम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला है, फूल का प्रजनन भाग क्या होता है। तो इसमें तो पुंकेश्वर सबको याद ही रहता होगा, अंडप में होता है ना, पुंकेश्वर और अंडप। अगला दिया है कि शरीर की वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो वृद्धि के लिए जब भी बात की जाती है तो किसकी बात की जाती है, प्रोटीन की। अगला है, नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है। तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ट्रिपैनोसोमा। नींद की बीमारी की किस जानवर से होती है, तो ये देख लिया हमने। चलिए अगला है 55 क्वेश्चन है आपका कि mRNA वैक्सीन, ओके, mRNA वैक्सीन जो है आपका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये कितना फेमस भी हुआ था और एग्जाम में भी पूछा गया था कि एम का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस, है ना। अभी माइक्रो आरएनए की जो है खोज की गई है आपका गैरी एवं विक्टर के द्वारा, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा का 2024 में, ये भी ध्यान रखिएगा, गैरी एवं विक्टर। पूरा नाम नहीं लिख रही मैं यहाँ पे, माइक्रो जरूर ध्यान रखिएगा कि माइक्रो आरएनए की जो है खोज की है उन्होंने, ठीक है। ऐसे एमआरएनए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपको एम से मैसेंजर होता है, राइबोन्यूक्लियस, है ना। आगे चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दर्दनाशक है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये मादक दर्द निवारक पूछा गया है ना। तो इसका कौन हो जाएगा, मॉर्फिन हो जाएगा, ठीक है। माँ से मादक, दर्द नाशक मॉर्फिन, ऐसे याद कर सकते हैं। क्योंकि ये भी जो है आपके जैसे एस्पिरिन दिया है और पैरासीटामोल दिया है, ये क्या है, ये दर्द निवारक ही है लेकिन मादक नहीं है। ये दर्द नाशक होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन यहाँ मादक लग जाने की वजह से मॉर्फिन होगा, ठीक है। और ये तो जो है आपका ऑर्सेफेनामाइन जो है संक्रमण में यूज किया जाता है ना, संक्रमण। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा वर्णक पौधों को पराबैंगनी किरणों से जो है, पराबैंगनी किरणें क्या है, हानिकारक किरणें होती हैं, इनसे जो है ये बचाता है इनके प्रभाव से। तो ये कैरोटीनाइड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आता है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा जो है महसूस होगा, उत्पन्न होता है जब आप श्वसन करेंगे, तो ठीक है। ये चयापचय की क्रिया होती है ना, चयापचय, है ना,
चयापचय की क्रिया होगी उस समय। पाचन क्या होता है, ये तो सरल मतलब इसका क्या होता है, भोजन को जो है सरल रूप में तोड़ देना ताकि वो पच सके। उत्सर्जन क्या होता है, जैसे अपशिष्ट हमारे शरीर से निकलते हैं, जैसे पसीना निकलना उत्सर्जन में आता है। परिसंचरण क्या होता है, रक्त की जो है गति होती है ना, रक्त की गति, स्टीनर ने जिसकी खोज की थी, है ना। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो कोशिका विभाजन जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और मौजूदा जो कोशिकाएं होती हैं विभाजन से नई कोशिकाएं भी बनती हैं, तो ये किसने बताया था, विर्चो ने बताया था, ठीक है। और हैकेल आपके किस लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं पुनरावर्तन सिद्धांत के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हुक दिया है, हुक किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये सेल की खोज के लिए जाने जाते हैं, है ना। इसके बाद आपको स्लेडन और स्लाई जो हैं ये जाने जाते हैं आपके सेल थ्योरी के लिए, है ना, सेल थ्योरी। ओके, हुक सेल की खोज, स्लाइडन एंड स्लेड जो हैं आपके ये जाने जाते हैं सेल थ्योरी के लिए। श्वान, स्लाइडन एंड श्वान है शायद, है ना नाम। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 60 नंबर। पौधों में जो लचीलापन अगर देखना है तो किस ऊतक के कारण जो है पौधों में लचीलापन आता है, तो ये किसके कारण आता है, तो कोलेना काइमा के द्वारा जो है आता है। ये कोलेना काइमा के द्वारा लचीलापन आता है पौधों में। अब ये कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कली से, है ना। कलियां क्या होती है, टूट जाती हैं, तो कली ना तोड़ बर, कुछ ऐसा गाना है एक, उससे ध्यान रख लीजिएगा कि पौधों का जो लचीलापन होता है ना, कलाई मोड़ देते हैं अपन, तो ये लचीलापन दिखाता है कि नहीं दिखाता, तो इससे याद रखिएगा कि कोलेन काइमा, है ना। अगर नहीं याद आए तो याद आ जाएगा कि कोलेना काइमा होगा पौधों में लचीलापन के लिए। चलिए आगे है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है, 240D में किया गया। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ओके, और शक्तियाँ किस में दी गई हैं, तो जी में दी गई हैं। इसमें शक्तियाँ जिम्मेदारियाँ जो दी हैं, है ना। और आपका बी में क्या है, गठन है। ओके, और ई में क्या है, कार्यकाल है, इन लोगों का अवधि जो होता है 5 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, आरक्षण भी आप कैसे याद रख सकते हैं कि जिसमें आरक्षण की बात की गई है, तो क्या इसे दलित नहीं कहते हैं, दलित भी कहा जाता है ना। तो इससे याद रखिएगा डी से दलित और उसी से आरक्षण, दलितों को इसमें मिला हुआ है। ऐसे करके याद कर सकते हैं, बस याद करने की ट्रिक है और इसको उस पे नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है, तो जैसे पहला ही अनुच्छेद दिया है आर्टिकल 124, ये क्या बताता है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात नियुक्तियां बताता है इसमें, है ना। लेकिन इसने दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये आर्टिकल 129 में दिया गया है, तो यही गलत हो जाएगा आपका। बाकी जैसे 131 132 ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार है, नहीं नहीं सॉरी 132 सही है आपका। देखिए 132 जो है क्या है, अपीलीय अधिकार है। और अगर प्रारंभिक जो आपका अधिकार होगा वो किस में आएगा, 131 में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, 143 सर्वोच्च न्यायालय का जो है सलाह लेने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है, सलाह करिए शक्ति हो जाएगा इसकी। और आपका 136 क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स जो दिए गए हैं वो भी ध्यान रखिएगा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 129 होना चाहिए था। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और नियुक्ति की बात की गई है आर्टिकल 124 में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया किससे जाता है, तो 124 के तहत हटाया जाता है, महाभियोग की तरह ही प्रक्रिया लगाई जाती है। ओके, आज तक किसी ने पारित नहीं कर पाया इसको, क्योंकि बहुत प्रोसेस लंबा है, यहाँ नहीं बताती मैं, आप देख लीजिएगा भले। चलिए आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की, कौन कौन सी बात की गई है, तो ये किया गया है आपको प्रतिष्ठा, जब ये आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो मिल जाएगा उसमें अवसर, ठीक है। ये 2 समानताओं की बात की गई है। 3 क्या है, तो ध्यान रखिएगा 3 जो है ना आपका स्वतंत्रता की बात की गई है, सॉरी स्वतंत्रता नहीं, न्याय की बात की गई है। न्याय 3 प्रकार के हैं, है ना, कौन कौन, तो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, ठीक है। इसके बाद एक और दिया हुआ है 5, ये क्या है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 5 प्रकार के जो है आपको क्या दिए गए हैं, स्वतंत्रता दिए गए हैं प्रस्तावना में, स्वतंत्रता
कौन कौन? तो अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्ति, विचार, विचार, अभिव्यक्ति, आपका विश्वास, धर्म, उपासना, उपासना, इसकी जो है स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि 2 प्रकार के क्षमता की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, समानता कितने प्रकार से दी गई है? तो 2 प्रकार से, प्रतिष्ठा एवं अवसर। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 368 के बारे में है, तो ये तो बार बार सेट में भी मिला था क्वेश्चन आपको, है ना। अनुच्छेद 368 के बारे में देखना है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का बात करता है, प्रावधान करता है ना। पहला है, संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। तो बिल्कुल किसी भी सदन से जो है संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। ओके, अगला दिया है विधेयक केवल, यहाँ लगा दिया है तो ध्यान रखिएगा, केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है क्या? निजी सदस्य द्वारा नहीं, तो नहीं, हाँ किया जा सकता है, निजी सदस्य भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसने नहीं बोला है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा दिया है, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सही है आपका। ओके, आगे दिया है, संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है, कुछ संशोधन जैसे होते हैं विशेष संदर्भ, जैसे संघीय मामले में, है ना, संघीय सूची की, संघ सूची के संघीय मामले में होते हैं, निर्वाचन राष्ट्रपति का हो गया, इस टाइप से होते हैं। तो उसमें आधे से ज़्यादा राज्यों के जो विधानसभा है उसकी जो है आपकी वोट की ज़रूरत पड़ती है अनुसमर्थन की, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने नहीं बोला है। यहाँ पे भी नहीं बोला है, इसीलिए यहाँ हाँ कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, ठीक है। ये गलत था और ये गलत था। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं एक तो, है ना, और दूसरे उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? इसके अलावा बोला गया है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और 3 और सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। ये 338 SC दिया ना, ST है, तो 338A के तहत होगा ये, ठीक है। आयोग जो है बनाया जाता है। ये कब अस्तित्व में आया था? तो 2004 से अस्तित्व में आया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? अलग कर दिया गया था SC ST डिपार्टमेंट को। तो 89th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली है? तो द्विसदनीय प्रणाली का मतलब ही होता है जैसे संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि कार्यों का और जो शक्तियों का है बंटवारा करना, यानी कि विकेंद्रीकरण वहाँ दिखेगा ही दिखेगा, है ना। विकेंद्रीकरण आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो उसका मतलब हो गया आपका द्विसदन होगा। हमारे यहाँ 3 सदन त्रिसदनीय चलता है जैसे एक तरह से, वैसे तो लोकसभा राज्यसभा है, पर याद रखिएगा कि हमारे यहाँ क्या है, स्थानीय शासन पे भी दिए गए हैं अधिकार, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे लोकसभा एक है आपका निम्न सदन और आपका राज्यसभा उच्च सदन, ठीक है। राज्यसभा को कोई भंग नहीं किया जा सकता। 1/2 जो है हर सदस्य, 1/3 सदस्य जो है पर 2 ईयर पे रिटायर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि द्विसदनीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं कि अगर किसी राष्ट्र में जो है द्विसदनीय प्रणाली है तो संघीय प्रणाली है, ठीक है। वैसे तो हमारे भारत का संविधान जो है केंद्र को ज़्यादा मजबूत करता है, ठीक है, मतलब केंद्र की ओर झुका हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य बताना है ना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना किसमें है? आर्टिकल 50 में है। और आप जानते हैं 35 से लेकर 51 तक जो है आपका क्या है, नीति निदेशक तत्व है, तो ये तो होगा नहीं। कर्तव्य पूछा गया है, 51 आर्टिकल क से स्टार्ट होता है ना, ABCDEFG करके। अगला दिया है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व समझना, ये बिल्कुल आपका सही है। ओके, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा करना, तो ये भी आपका है 45 में देखेंगे और आपका किस में मिल जाएगा? 21A में मिलता है ये, ठीक है। अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन करना किस में मिलता है? आर्टिकल 17 में मिलता है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखना है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के बारे में जो है कैग, है ना, कैग का कई बार सेट में अपन जो कर रहे हैं वो KBC वाला उसमें मिला ही है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक का काम करता है? तो ये करता है संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए। कैग जो है 148 से लेकर 129 तक जो है आता है।
कैग का जो है अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। कैग जो है प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि 149 में इसके कर्तव्यों की बात की गई है, 148 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है। ओके, और ये अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो प्रेसिडेंट को करता है कैग, और राज्य स्तर पे करता है तो वो किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसमें जैसा कि देखेंगे आप, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इसको छोड़ के इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का हम लोग जानते हैं आर्टिकल 32 के द्वारा एससी, और आपका हाई कोर्ट 226। देखिए मॉडल सेट जो बना रहे हैं उसमें मैं डिटेल करती जाती हूँ, ठीक है, एक ए टू जेड। तो ये आप लोगों को पता ही है कि 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र देखा जाए तो हाई कोर्ट के पास है, ये सिर्फ मौलिक अधिकार के रूप में जो है रिट जारी करता है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि रिट जारी करने का जो प्रावधान है ना, किस देश से हम लिए हैं? तो ब्रिटेन से। कैसे याद रखेंगे? रिट और ट, ट दोनों में है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। तो जैसा कि दिया है केलकर समिति, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो मॉडल्स होते हैं वो मिल के काम करें, पार्टनरशिप, पीपी ट्रिपल पी, है ना, तो ये सही है आपका। उसके बाद यह है एल के झा समिति, तो अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है आपका। सुखमय चक्रवर्ती, तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार करना, तो ये कैसे याद रख सकते हैं? तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे सुख में रहना है ना, तो मौद्रिक प्रणाली जो है ना उस पर हमेशा पुनर्विचार करते रहो, ऐसे ही तैसे जहाँ मन आए खर्च मत किया करो। ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। तो ये तीनों सही है, सभी सही है। जब किसी वस्तु पर अगर सब्सिडी दी जाती है ना, तो बाजार के मूल्य पर, लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सब्सिडी मिलने लगता है जैसे 35%, 25%, तो इससे क्या होगा? घटता, सॉरी घटता है, ये घटेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 73 है, राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था? तो ये पहला किया गया था 1948 से लेकर 1949 के बीच में, और ये किसके अध्यक्षता में? तो पीसी, है ना, पीसी महालोनबिस के समय में, ठीक है, अध्यक्षता में किया गया था। पीसी महालोनबिस के अध्यक्षता में किया गया था 1948 से लेके 49 के बीच में पहला सरकारी डेटा दिया गया था राष्ट्रीय आय को लेके। चलिए आगे है, गिनी गुणांक किस, या गिनी अनुपात जो होता है अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसको माप किया जाता है? तो आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है, जैसे इसको दिखाया जाता है ना ऐसे। देखिए इसका आंसर क्या हो गया? आय की असमानता गिनी गुणांक। ओके, इसमें जीरो और एक से संदर्भित किया जाता है। तो जीरो क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से जो है समानता को दिखाता है, समानता, और ये जो है असमानता को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? जूम कर देती हूँ मैं। तो दिया है जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल, है ना, तो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये मिला ही था सेट में, है ना। जे एम किन्स ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत को दिया था, बिल्कुल। कार्ल मार्क्स जो है अधिशेष मूल्य दास कैपिटल में इन्होंने दिया था अपना, है ना, दास कैपिटल। तो ये आपका सही हो जाएंगे, कार्ल अधिशेष मूल सिद्धांत। अमर्त्य सेन गरीबी का दुष्चक्र, तो अभी भी मिला था हम लोगों को, सेट 6 की देखे होंगे आप लोग, तो रेगनर नरकशे हो जाएंगे, नरकश, है ना। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अमर्त्य सेन तो ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है और ये अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? डी। चलिए अगला देखते हैं। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण क्या है? तो देखिए गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? शिक्षा नहीं, गरीब, पहली बात यहाँ से देखिए ये होता है, जैसे गरीबी है ना, गरीबी है आपका, फिर ये क्या हुआ? आप गरीब हैं तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे तो आप स्किल नहीं कर पाएंगे, स्किल नहीं होगा तो आपके पास जॉब नहीं होगा, और फिर जॉब नहीं होगा तो आप फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, फिर अब बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे, फिर वो गरीबी में चले जाएंगे। तो ये होता है गरीबी का दुष्चक्र, रेगनर के द्वारा जो दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता, जैसे कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो क्या है? प्रामाणिक कारण देखा गया है गरीबी का दुष्चक्र। इसीलिए देखिए नेता क्या करते हैं? आरक्षण देने की बात करते हैं, कभी भी
कमबख्त ये नहीं बात करते कि स्कूल में जो है अगर एससी है, एसटी है, जो भी है उससे मतलब नहीं है। ये इनकी जो शिक्षा है प्राइवेट स्कूल में हम अपनी तरफ से पैसा देंगे, हम पढ़ाएँगे, मतलब सरकार पढ़ाएगी और जो भी प्राइवेट स्कूल के पैसे हैं, सरकारी में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो प्राइवेट का ही कहोगे कि पैसा देंगे हम उसको जो है आप बच्चे को पढ़ाएँ। तो फाइनेंशियली अगर तुम शिक्षा पे खर्च कर देते हो, तो बच्चा ऑलरेडी जो है अपने आप को शिक्षित कर लेगा और शिक्षा के बाद जो है सारे रास्ते जो हैं स्कोप खुल जाते हैं, है ना? चलिए आगे है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गाँवों के लिए निम्नलिखित नहीं देती है। क्या नहीं देती है? तो देखिए बेरोजगारी संबंधित जो है सूचकांक ये नहीं प्रदर्शित करती है, बाकी करती है जैसे स्वास्थ्य से संबंधित इंडेक्स, शिक्षा से संबंधित इंडेक्स, आपका बुनियादी ढांचा और सुविधा से जो है आपका फैसिलिटीज़ वगैरह से सुविधाएं जो है ये सूचकांक जारी करती है। ओके, तो ये तीनों करती है भारतीय मानव विकास रिपोर्ट, बेरोजगारी वाला नहीं करती है। अभी शायद भारत का बेरोजगारी 3.2% है ना। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का है 3.2% या भारत का शायद। चलिए देखते हैं आगे, उसको चेक कीजिएगा आप। बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए इसे क्या कहते हैं? तो वैसे ही ये आरबीआई ये सब नहीं जारी करती है, एसएलआर हो जाएगा स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। स्टेटूरी होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा स्टेटूरी। ओके, लिक्विडिटी तो समझ ही रहे होंगे, रेशियो एसएलआर होता है ये क्या होता है, अपने बैंकों को जो है अपने पास ही रखना होता है कि आप जो है कम से कम इतना, ये जैसे 18% आपके पास जो तरलता है उसकी 18% आपको सेव करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए किसी को इमरजेंसी पड़ती है, किसी कस्टमर को, किसी को, तो आप जो है उसको पैसा दे सके, ही नहीं कि पूरा पैसा उठा के लगा दिया आपने किसी म्यूचुअल फंड में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये एसएलआर होता है। और सीआरआर जो होता है आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो जो मैक्सिमम होता है अक्सर देखेंगे 4% होता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो। गिफेन क्या है? तो गिफेन वस्तुओं की मांग वक्र क्या है? तो ये होता है आपका नीचे की ओर झुकता हुआ, नहीं ऊपर की ओर झुका हुआ, ये होगा, ठीक है। गिफेन वस्तुओं की मांग वक्र जो दिखाता है तो ये ऊपर की ओर झुका हुआ दिखाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, गिफेन। अगर चाहें तो आप इसको भी याद रख सकते हैं चाहे तो। जैसे गिफेन वस्तुओं की मांग वक्र क्या दिखाएगा, तो जैसे दूध होता है, जैसे ही अपन नीचे झुकते हैं वो ऊपर उफन जाता है ना, इससे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी चट्टान निर्माण होती है? तो पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे तो आप देखते हैं हाई जो है मैग्मा फॉर्म में होता है सब, है ना। तभी तो हमारी पृथ्वी जो है तैरते रहती है। अगर पानी में बर्फ रखिएगा ना ऐसे, तो समझ जाइए कि ये मैग्मा है पानी, और ये जो बर्फ रखे हैं वो प्लेट्स है, वो तैरती रहती हैं, ठीक है। इसी टाइप से होता है। तो इसके निर्माण जो उच्च ताप है और दाब है उसके कारण कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो कायांतरित चट्टान, है ना। अब कायांतरित चट्टान आया तो थोड़ा सा एक चीज देखते चलते हैं। जैसे कायांतरित चट्टान में क्या होता है, तो ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस बनता है, ओके। चूना पत्थर से क्या बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, देख लीजिए। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है ना। और सेल से स्लेट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष भर देखेंगे अगर आप 30 से 35 डिग्री के बीच में नॉर्थ और साउथ दोनों उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसको ऐसे देख सकते हैं, हम सब जानते हैं बीच से क्या होता है, 0 डिग्री गुजरता है। इसके 5 डिग्री ऊपर ये नॉर्थ हिस्सा है और ये साउथ हिस्सा है। तो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री आपका नीचे क्या होता है, यहाँ पे तो कुछ लो प्रेशर होते हैं बिल्कुल, तो इसको क्या कहा जाता है, डोलड्रम, है ना। तो ये तो डोलड्रम वाली भाग हो जाती है। अब यहाँ से ऊपर जब जाएंगे 5 से ऊपर 30 डिग्री तक, है ना, और नीचे भी 30 डिग्री, तो देखेंगे क्या होता है यहाँ पे, ऐसे देखेंगे आप उन्हें, ये सब आपका फेरज के नियम के अनुसार ये सब होता है। बाद में ये इतना नहीं समझेंगे इसमें, वैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है तो उसमें समझाया है। जैसे आप देखेंगे ये क्या होती हैं, व्यापारिक पौने होती हैं। तो ये वाली जो होती हैं ये व्यापारिक पौने होती हैं, और ये वाली जो होती हैं ना, ये क्या होती हैं, पश्चिमी हवाएं होती हैं। तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री, 30 से 35 के बीच में, ठीक है, ये कौन पाई जाएंगी, पश्चिमी हवाएं पाई जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है?
तो इसमें तो ऐसे ही देख के भी काट सकते हैं आप। जैसे सबसे पूर्वी चोटी पूछी जा रही है हिमालय की, तो यहाँ पे नामचा बरवा जो कि हमेशा चीन कहता है हमारे में है, नामचा बरवा जो हिमालय की वो ब्रह्मपुत्र नदी आती है यू आकार करके आपका भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से। तो नामचा बरवा वहाँ ध्यान होगा ही आपको, तो ये नामचा बरवा जो है सबसे पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चलिए आगे देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो अगर आपने मेरा सेट लगाया होगा तो मैंने उसमें अच्छे से बता दिया था कि थाल घाट और भोर घाट जो है, 3 घाट मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो थाल घाट और भोर घाट कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसी से समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र में है ये दोनों घाट, तो ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है आपका तमिलनाडु और केरल के जो मिलते हैं वहाँ पे मिलते हैं, मतलब बनता है ये। तो पाल घाट ध्यान आएगा ना आपको कि कहाँ मिल रही होंगी, तो पाल घाट केरल में है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाल घाट केरल में पड़ता है ये भी ध्यान रखिएगा। यहीं पे नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है बीच, अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित ये दर्रा है, पाल घाट दर्रा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मैंने दक्षिणी भारत के सेट में जो है पूरे पर्वत भी बता दिए थे कि जैसे यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे नीचे, मतलब अगर उत्तर से दक्षिण से जाने को दे तो कैसे बताया था मैंने, NJSK। ठीक है, नल्ला मलाई, जावेदी, सेवराय, कार्डमम ऐसे बता दिया था मैंने। अगला चल देखते हैं यहाँ पे। अब ये तो क्वेश्चन इजी है कि कृषि की पद्धतियों का सही क्रम क्या है। तो जिसको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा समझा देती हूँ कि पहले क्या कीजिएगा, मिट्टी तैयार कीजिएगा, अब उसमें बीज डालिएगा तब ना सिंचाई कीजिएगा। बस यहीं से समझ आ जाएगा कि बीज डालेंगे, सिंचाई करेंगे, फिर आपका कटाई करेंगे। चलिए आगे है। भारत की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये कुरंग कुमे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुरंग कुमे कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, और इसकी क्या है, 111.01%। ओके, चलिए लोंग लेंग और किफरे तो कर्नाटक में जहाँ कम ही हुआ था, इवन निगेटिव में गया था, नागालैंड सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो भारत में 4 हॉट स्पॉट है, उसमें से एक पूर्वी हिमालय है, सूडालैंड है, पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, है ना, गारो हिल्स मेघालय में पड़ता है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक जो आपका एक है सूडालैंड हो गया, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो आपका हॉट स्पॉट किसको माना गया है? पश्चिमी घाट को माना गया, ध्यान रखिएगा। एक भारत वर्मा वाला क्षेत्र भी हो जाता है इसके अंदर 4 में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? बता ही दिया नाम मैंने तो चारों। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 88 नंबर। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे स्थिर जो है पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को। अगला है, हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सौरमंडल से निम्नलिखित है, ये देखते हैं इसका डिटेल। जैसा कि दिया है आपका, चलिए देख लेते हैं अगला। दिया है कि सप्त ऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है। तो सप्त ऋषियों 7 ऋषियों के नाम पर जो है ये रखा गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। बिग बियर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है। तो बिग बियर उसमें जो होता है उसको उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका क्या है, सही है ना। अगला दिया है क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और पृथ्वी के बीच नहीं, मंगल और आपका बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ओके, तो ये गलत दिया है क्योंकि मंगल होगा और पृथ्वी बृहस्पति होगा। ठीक है, पृथ्वी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये सही, ये सही। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीज है, ये याद रखिएगा अगर रख सकते हैं तो। सीरीज जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो पूछा क्या गया है, सही कौन सा है, तो देख लेते हैं। जैसे कि दिया है आपका तीसरा गलत था ना, तो 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैगा जनजाति जो है मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये बैगा जनजाति जो है आपका बालाघाट वगैरह क्षेत्र में जो है पाई जाती है, मंडला बालाघाट मध्य प्रदेश में। ओके, अगला है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये सेट में भी वैसे क्वेश्चन मिला था, मालदीव, गैबन, ब्राजील, जिसमें कि मैक्सिको था वहां से नहीं गुजरती है, काट देना था, और बाकी 3 से गुजरती थी। मालदीव हो जाएगा, गैबन हो जाएगा, ब्राजील, यहाँ से भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो है वो गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। 92 हो जाएगा, है ना।
नामीब रेगिस्तान कहाँ है? तो नामीब रेगिस्तान आपका अफ्रीका में है ना। ऑस्ट्रेलिया में 7 GB एक ट्रिक है, उससे भी देख सकते हैं, गिब्सन वगैरह जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। एशिया में आप देखेंगे जैसे थार हो गया, गोबी हो गया, है ना, ये सब पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नामीब ध्यान रखिएगा आपका अफ्रीका में। नामीबिया जो चीता, नामीबिया से देखेंगे अफ्रीका के जो चीते हैं लाए गए थे, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया था, तो उससे भी ध्यान रख सकते हैं, अफ्रीका में है ये। चलिए आगे है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। जैसे कि एंडीज पर्वत सबसे जो है लंबी श्रृंखला पर्वत है ये, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है ये। ऐसे देखेंगे ना दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पे एंडीज पर्वत जो है सब विश्व मतलब सारे पहाड़ियों में सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज ही है। ये कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद देखेंगे आप अल्ताई, तो अल्ताई कहाँ है? एशिया में है। और अपलेशियन सबसे इजी इसमें उत्तरी अमेरिका में है। ओके, आल्पस कहाँ है? यूक्रेन, यूरोप में। ओके, तो एंडीज दक्षिणी अमेरिका, अल्ताई एशिया में, और अपलेशियन उत्तरी अमेरिका, और आपका आल्पस यूरोप में। आल्पस पर्वत तो याद ही होगा मेरे ख्याल से सबको। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? यानी कि ए का 4 होगा, ए का 4, ये दोनों कट गए, और अल्ताई एशिया ए का 3, ये भी दिया हुआ है, आल्पस यूरोप 1, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सी आंसर हो गया। अगला है 0 डिग्री अक्षांश, और ये भी मैंने कितने सेट में बताया कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है किस महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं? तो ये अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी देखेंगे, जैसे कि आपका है ना अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया ये वाला भाग, और ऐसा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है ना थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे गिनी की खाड़ी पाई जाती है। यहीं पे जो है 0 डिग्री आपका भूमध्य सागर, और 0 डिग्री जो प्रधान यमोत्तर है, ये दोनों जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे? तो अटलांटिक महासागर है ये। एस के आकार का जो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ओके, तो ये यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में पूछा जाए कि भारत की कौन सी पठार पे जो है आपकी कर्क रेखा और आपका 0 डिग्री ये काटती है एक दूसरे को, तो बघेलखंड का पठार है, वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो वियतनाम नहीं आता है, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जो है स्वर्ण ट्रायंगल में आते हैं। ओके, अगर आप स्वर्ण का त्रिभुज किसी को दोगे तो कोई भी थाम लेगा जल्दी से फास्ट में, तो इसे याद रख लीजिएगा, थामल। चलिए अगला देखते हैं। 95 हो गया। 96, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में, वो किसके जो है प्रयासों से हुआ था? तो बिहार स्पेशल जो हम लोग देखे थे उसमें सब ये क्वेश्चन मिल ही गए थे। 10 अप्रैल को हुआ था, कब? 1909, भागलपुर। और इसमें जो है आपका सहायता किसने दिया था? बाबू दीप नारायण सिन्हा ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण करने वाला नान्यदेव है ना था। चलिए अगला है, बिहार सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार की दिल्ली सल्तनत, बिहार को ध्यान रखिएगा, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये पहला शासक हो जाएगा आपको इल्तुतमिश। ओके, चलिए अगला है, बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना, ओके, कुल खान की उपाधि किसने दी थी? तो खान और इंग्लिश खान, फिरंगी खान, उससे ध्यान आ जाएगा आपको, जहांगीर ने दिया था बाज बहादुर को। मतलब ऐसा याद कर सकते हैं, बाकी वो तो हॉकिंस को दिया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुल खान की उपाधि बाज बहादुर को जहांगीर ने दिया था। चलिए अगला है, मांझी प्रथा। तो मांझी प्रथा क्या मुखिया होते थे? संथाल विद्रोह में हुआ था ये, मतलब इसको समाप्त करने के लिए इन लोगों ने विरोध किया था कि क्यों समाप्त किया जा रहा है। मुंडा विद्रोह तो खुद कुट्टी जो था, खुद कुट्टी है ना, खेती की एक प्रथा होती थी, उसको समाप्त किया गया था, तो मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसको उल्गा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ना। अच्छा, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। 1855 से 56 के बीच में हुआ था, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और जानो इसके जो है नेतृत्व करता थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला है, कहाँ है अगला? पीर मोहम्मद, ये वाला, जो दुखी आत्मा वगैरह जो नील की खेती के जो किसान थे, नील की दुर्दशा को दिखा, नील किसान की दुर्दशा दिखाने के लिए पीर मोहम्मद मुनीश ने दुखी आत्मा, दुख, इन सब का जो है इन्होंने निकाला था। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पीर मुनीश, एडिटोरिया के द्वारा वैसे, पीर मुनीश ने अपनी
किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मासिक चित्रण किया था? तो ये प्रताप हो जाएगा, ठीक है। प से पीर और प से प्रताप। और पीर मोहम्मद मुनिश जो है नील खेती जो करते थे, तो उनके जो किसान थे उनकी दुर्दशा दिखाने के लिए जाने ही जाते हैं, तो उससे आपको याद आ जाएगा। बाकी इनकी दुखी आत्मा, दुख, ये सब भी प्रकाशित होती थी। चलिए अगला है, मुजफ्फरपुर में होम रील लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऐसे पूछा जाता है बिहार में होम रील लीग की स्थापना किसने की थी? तो कृष्ण सिंह हो जाते हैं। सॉरी, कृष्ण सिंह नहीं, मजहरूल हक हो जाते हैं। मजहरूल हक मदरलैंड के मतलब संपादक भी हैं ये। तो इसमें पूछा गया मुजफ्फरपुर स्पेशली, तो ये कौन हो जाएंगे? जनकधारी प्रसाद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी। तो 1942 की घटना की बात है, ये सिवान में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कौन? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय गोली जो है फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई, गोली से मतलब लग के। चलिए अगला है, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकदार और रेशेदार खनिज होता है, वो मुख्यतः देखें तो कहाँ पाया जाता है? अगर मुख्यतः पूछा गया है तो देखेंगे तो मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो बिहार को देखेंगे 3 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे 4 है ना, 2, 3 और आपका 4 एवं 5। तो बिहार जो है ना इसमें नहीं है, इन तीनों में है, ठीक है। इन तीनों में जैसे देखेंगे आप, इसमें 6 जिला आता है और इसमें आपको 8 जिला आता है। और सबसे ज़्यादा जो देखेंगे, नहीं सब इसमें सबसे कम आता है, सबसे ज़्यादा इसमें आता है 8 जिला 5 में। सबसे ज़्यादा भूकंपीय यहाँ होता है जो कि ऊपरी नेपाल से लगे वाले क्षेत्र है, हिमालय से, वो वाला सबसे खतरनाक जोन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मध्यम, उसके बाद ये मध्यम, सबसे खतरनाक जोन जोन 5 है। तो बिहार जो है कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5। चलिए आगे देखते हैं, 105 हो गया। तो 106 नंबर क्वेश्चन है ना, दिया है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये तो हमने कई बार जो है सेट में क्वेश्चन मिला तो आपको समझा ही दिया है कि ऐसे बिहार है। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका? विंध्य क्रम की चट्टान है ना। और ये वाला पार्ट क्या है आपका? धारवाड़, ठीक है, धारवाड़। और ये वाला क्या है? हिमालय, जो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। और ये क्या है? क्वाटनरी मैदानी भाग है। तो आप समझ गए होंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें किधर पाई जाएंगी? आपका ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है साउथ, है ना। तो यहाँ पे पाई जाएगी ना ईस्ट और साउथ में, यानी कि दक्षिण और क्या होगा? दक्षिण और आपका पूरब। तो दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो मैंने बता ही दिया था, बिहार, 2006। मतलब सेट में मिले थे उसमें शायद बताया था। चलिए आगे है, संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो जो संविधान सभा बना था ना उसमें 36 बिहार से शामिल हुए थे। तो 36 का आंकड़ा था बिहार के लोगों से, ऐसे याद कर लीजिएगा कि 36 जो है विधानसभा में सम्मिलित हुए थे। कौन कौन थे? तो एक तो श्री कृष्ण हो जाएंगे जो नाम फेमस ही है, अनुग्रह नारायण हो जाएंगे आपके, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, वो तो अध्यक्ष ही रहे थे पहले दिन अस्थायी रूप से 9 दिसंबर को, है ना। जगजीवन राम हो जाएंगे, अब्दुल बारी हो जाएंगे, ब्रज किशोर, ये सब नाम याद रख लीजिएगा। ओके, टीके शाह हो जाएंगे। आगे चलते हैं, किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को, अच्छा किस राज्य ने जो है अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक जो है शक्तियां दी हैं? तो ये बिहार ही है, इसलिए याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्तियां देने का काम बिहार ने किया है। अगला है, जीविका बिहार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 2006 में आया था, 2006 से 7 में। और ये विश्व बैंक से जो है सहयोग से चलता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो है गरीबी उन्मूलन गांव के जो है ना उसमें ख़त्म करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा हो जाएगा अब? 111 है ना। तो इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को देखना है, तो देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का भी शुरू हो गया है। तो विश्व धरोहर समिति 47वां सत्र हुआ है कहाँ पे? पेरिस में। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, तो ये भी सही है।
इसमें कुल 11 मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है। तो इसमें कुल 11 मराठा सैन्य परिदृश्य नहीं है, इसमें एक और भी है तमिलनाडु का, जो कि आपका जिंजी, जो है आपका जिंजी किला, वो भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो टोटल 12 हो जाएंगे, एक 11 मराठा सैन्य है, उसके बाद एक आपका तमिलनाडु का जिंजी किला। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये याद रखिएगा, कहीं पूछा जा सकता है कि जिंजी किला कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 11 जो आपके मराठा के जो सैन्य परिदृश्य हैं वो साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सूर्यगढ़, सुवर्णगढ़, ये सब जो है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका देखिए हो जाएगा पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 11वें भारत का मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो मक्का शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। अगला है टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में जो है 2025 जो निकाला गया था, उसमें शामिल होने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे प्राजक्ता कोली। ठीक है, इनको जो है ना, मतलब डिजिटली नाम इनका जो है फेमस है, मोस्टली शेन, इस नाम से ये जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, डिजिटली देखेंगे इनका नाम, तो ये ध्यान रखिएगा, प्राजक्ता कोली। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन जो है शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कि आप फेस दिखाइएगा, फेस ऑथेंटिकेशन होगा तभी आपको जो है राशन क्या किए जाएंगे? आवंटित किए जाएंगे। ये कौन है आपका? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा 25 जून। क्यों? 25 जून 1975 को जो है आपका इंदिरा गांधी के द्वारा जो है क्या आपात घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी और अब तक पहली ही हैं। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल कब से कब रहा है? तो ये एक बार 1966 से लेके आपका 77 तक बनी है, उसके बाद एक बार और फिर आई हैं, चरण सिंह वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगी ये 1980 से 1984 में इनकी मृत्यु ही कर दी गई है ना, मतलब इनकी हत्या हो गई। मूवी तो आया ही था। अच्छा, ये जो आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में, तो उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे जिनसे उनने बुलवाया था? तो ये थे फखरुद्दीन अहमद। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, और कुछ खास नहीं है। आयरन लेडी याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी को दुर्गा भी कहते थे। ठीक है, ये देखेंगे 12 जुलाई को, ये इसलिए याद रखिएगा ये संविधान हत्या दिवस, क्योंकि 12 जुलाई 2024 को देखेंगे ये पूरा अमित शाह ने भी और अपने मोदी ने भी जो अपने ट्विटर पे इसको साझा किया था। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जा रहा है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान का जो है उस दिन हत्या हुआ था, एक तरह से संविधान के पावर को गलत तरीके से यूज़ किया गया था, तो उससे जो है प्रताड़ना हुई थी, बहुत से विपद आए थे लोगों पे, उसकी मतलब कि संतावना देने के लिए। ठीक है, उसको याद करने के लिए। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है कहाँ शुरू किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, अमरावती किया गया है। ओके, क्वांटम पद्धति जो होता है ना, 2 सिद्धांत लेके कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा सिद्धांत है उसका? तो ये याद रखिएगा, सुपर पोजिशनिंग हो सकता है। क्वांटम पद्धति जो है बहुत आजकल फेमस हो रहा है, तो पूछा जा सकता है। सो पोजिशन, और एक इसका 2 सिद्धांत है, और दूसरा सिद्धांत है आपका इसका एंगलमेंट, है ना, एंगलमेंट। ये क्या करता है ना, सुपर पोजिशनिंग में 0 और 1 को जो है ना एक साथ ये प्रतिनिधित्व कर सकता है एक समय में। ठीक है, जैसे क्यूबिट यूज करता है ये भी याद रखिएगा कि क्यूबिट यूज करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बनाया गया? तो ये करंट अफेयर का जो सीरीज हमने किया है 1000 का, उसमें था ही कि बेंगलुरु बना है, और किसको पीछे करके? तो मुंबई को पीछे किया है इसने, और बेंगलुरु बना है, और संख्या भी याद रखिएगा 80 से लेकर 85 तेंदुआ राजधानी।
अगला है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया? इसको बहुत इजी वे में आप याद कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है गवर्नमेंट, अगर वहाँ पे उद्योग हो जाता है तो क्या वहाँ के जो व्यक्ति हैं या मानव जनता है, वहाँ की जनता क्या बेरोजगार रहेगी? नहीं रहेगी। तो उद्योग करना चाहिए। तो पंजाब में जॉब है, जॉब लगा है यहाँ पे, इससे याद रखिएगा कि इसके यहाँ जॉब नहीं था, तो इसने क्या किया? उद्योग क्रांति जो है स्टार्ट किया है। ओके, इससे ध्यान रख सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है, तो ये पंजाब है। अगला है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान यानी कि कोरल रीफ जो है विकसित करेगा आर्टिफिशियली? तो ये भी हमने क्वेश्चन करंट अफेयर सीरीज में देखा था, महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र के लिए एक और देखा था, जहाज नीति लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, ये भी हमने देखा था ना उसमें। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे बगलिहार बांध किस नदी पे है? तो बगलिहार बांध वैसे स्टैटिक प्रश्न है, तो ये कौन सी नदी पे? चिनाब। तो इसको इसके कैसे याद रख सकते हैं कि बगल में ही वो बगल का ही आदमी था, हम उसको चिन्हवे नहीं किए, ऐसे करके याद रख लीजिएगा भोजपुरी भाषा में, कि पहचान ही नहीं पाए, चिन्हवे ना किए। चिन्हना होता है ना, चिन्हा, हाँ चिन्ह होता है, तो ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 112। जैसे कि प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने निम्न में से कौन से सुधार जो है प्रस्तावित किए हैं? ठीक है, तो इसमें देखिए सभी हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, जैसे कि दिया है कि मुख्य मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण करना, बिल्कुल है। इसके बाद दिया है आपको कि पैतृक संपत्ति से मतदाता पहचान, सही है। संशोधित मतदाता सूचना पर्ची, बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, तो ये तीनों जो है आपका इसमें आ जाएगा, सही है। ओके, सॉरी चारों है, चारों सही है। वैसे इसको एक बार और देखिएगा कि पैतृक संपत्ति से मतदाता पहचान है, शायद है, फिर भी इसको चेक जरूर कीजिएगा एक बार, अगर चुनाव आयुक्त ने किया है तो थोड़ा सा उसको जरूर देखिएगा। अगला है, महिला संवाद अभियान जो है, ये तो हमने देखा ही था, जो करंट अफेयर का सीरीज है, तो किसने स्टार्ट किया है? बिहार ने किया है। इसमें क्या होगा ना कि 60 दिन में, है ना, 60 दिन में 2 करोड़ महिलाओं को बताया जाएगा कि आप जैसे ये योजना चल रही है, आप इसका लाभ उठा सकती हैं, जीविका से जुड़ सकती हैं, ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, और 70,000 प्लेसेस पे जो है ये क्या किए जाएंगे, मतलब अभियान चलाए जाएंगे। चलिए अगला है, ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा जो हुआ था 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले विदेश सचिव का नाम क्या था? तो सचिव पूछा गया है यहाँ पे, विदेश सचिव का नाम है विक्रम मिश्री। अब जैसे यहाँ पे व्योमिका और कर्नल ये हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, ये भी बहुत फेमस हुई थी अभी, तो ये है विंग कमांडर, विंग कमांडर। ओके, चलिए अगला है, भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी भारत के आम को निर्यात में बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इंडियन मैंगो मेनिया जो है, इसका आयोजन किया गया है आपका आबू धाबी में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो एपीडा के द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। एपीडा, एपीडा क्या होता है? तो एग्रीकल्चर एंड आपका प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, उसके बाद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, क्या प्रश्न है? दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि सत्य कथन कौन सा है। जैसे दिया है, अंगोला एक उत्तरी अफ्रीकी देश है क्या? तो उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी अफ्रीकी देश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी हो जाएगा, तो ये गलत है। दूसरा दिया है, हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश बना है। ये 2025 से 2029 के लिए हस्ताक्षर किया गया है। 121वां नहीं, 123वां होगा। ठीक है, तो ये दोनों गलत दिए गए थे, तो इसका ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीपरी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के कौन से रिपोर्ट के अनुसार? तो सीपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यूएसए पहले नंबर पे खर्च करता है सबसे ज़्यादा, आपका 997 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप, यूएसए के बाद चाइना है ना, चीन। इसके बाद आप देखेंगे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका रशिया हो गया, और चौथा आपका जर्मनी हो गया। ठीक है, जर्मनी, और चौथा ये हो गया, पांचवा जो है भारत है अपना।
ठीक है। तो 5वें नंबर पे आता है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च करने में भारत। ओके, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, रसिया और जर्मनी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बजट में अभी सैन्य पे खर्च करने के लिए कितना अमाउंट जो है दिया गया है, तो 86.1 बिलियन डॉलर। ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ पीईबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं, यह रिपोर्ट जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है क्या? तो नहीं, ये विश्व व्यापार संगठन के द्वारा नहीं, विश्व बैंक, हाँ, और आपका प्लस ये जो पीईबी दिया ना इसके तहत। ओके, यानी कि पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के साथ मिलके विश्व बैंक और ये दोनों जो है पीईबी और विश्व बैंक दोनों मिलके ये रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूटीओ दिया था इसलिए गलत हो जाएगा। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले 16.2% 2011 से 12 में घटकर आपका 2.3% रह गए हैं। तो ये भी सही है, याद रखिएगा। इसके बाद दिया गया है आपका कि लगभग 17 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो ये भी सही है आपका। ओके, तो 2 और 3 सही है, पहला आपका गलत दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछा क्या था? असत्य कथन, है ना, तो केवल एक असत्य था। अगला है, भारत सरकार में ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग, है ना, ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली शैलेवी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह कंपनी किस देश की है? तो ये होगा तुर्की, है ना। तो अगर इसको, चलिए मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं तो अगर चाहें तो याद कर सकते हैं ये किस कंट्री का है, तो तू साले बोलते हैं ना, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको कि ये तुर्की का है सेलेबी, जिसको भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग वाली जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, इस कंपनी पे, सेलेबी कंपनी पे। ओके, चलिए अगला है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 100 से संविधान, तो ये हो जाएगा सोनीपत, और ये कहाँ है? तो हरियाणा, है ना। जो ये आपका संविधान संग्रहालय का पहला, किसे याद रखना है कि संविधान संग्रहालय का उद्घाटन पहला जो है कहाँ पे हुआ है? तो पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत में उद्घाटित किया गया है। सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में है। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो है ना, बी द पीपुल, है ना, बी द पीपुल ऑफ इंडिया और आपका इकोज, है ना, इकोज ऑफ लिबर्टी, इसकी मूर्तियां जो है रखी गई हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगला है, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मतलब सामने दिया गया है मेला और राज्य पूछे गए हैं। तो अबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो गुवाहाटी असम में। खीर भवानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद खुबानी फूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में नहीं मनाया जाता, ये लद्दाख में मनाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। और पूछा गया, अच्छा, चापचर कूट त्यौहार कहाँ है? मिजोरम में। चापचर कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या था, गलत कौन सा है ना, तो गलत ये हो जाएगा, खुबानी फूल उत्सव जो है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में, है ना। चापकर कूट त्यौहार मिजोरम में, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते समय कोट किया था आपकी निर्मला सीतारमण जी ने, है ना, कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश के उसके लोगों से है। तो ये कथन जो है किसका है? तो ये है आपका तेलुगु कवि है ये, तो इन्होंने दिया था गुरजादा अप्पा राव ने। ओके, ये कौन से कवि हैं? तो तेलुगु कवि हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, 8वीं बार लगातार जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है बजट पेश किया। कब पेश किया था? 1 फरवरी 2025 को, सॉरी 2025 को उन्होंने जो है ये आपका पेश किया था। इस जो लोकसभा में है आपका वित्तीय विवरण जो है, वित्तीय वार्षिक बजट का कोई नाम नहीं मिलता है वहाँ पे, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, जो है ये पेश किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जैसे पेश किया जाता है तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका? 1112, है ना। और राज्य में पूछा जाए तो राज्य में हो जाता है आपको 202। ठीक है, आर्टिकल भी याद रखिएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा होता है, ना कि बजट। और इसमें हमने जो कोड देखा वो किसका है? गुरजादा अप्पा राव का है। ये तेलुगु कवि, ये भी याद रखिएगा। 8वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 व्यापक सिद्धांत जो है डाले गए हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं @247 चल रहा है ना, विकसित भारत @247, तो इसके तहत हमने इसको मतलब विकसित करने में सफल करने के लिए 6 व्यापक सिद्धांत जो है इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो वो 6 व्यापक सिद्धांत है, कौन कौन है? तो पहला जैसे दिया है गरीबी से मुक्ति, बिल्कुल सही है। 100% अच्छे स्तर की स्नातकीय नहीं स्कूली शिक्षा दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा आपको, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूली शिक्षा की बात की गई है, बाकी है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा की बात की गई है, दूसरा हो गया आपका ये। तीसरा है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, ये भी सही है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को सम्मिलित करना, ये भी शामिल किया गया है। तो एक स्कूली शिक्षा वाला मिला के हो गया आपको 4, 6 किए गए हैं, तो 2 कौन से बच जाते हैं? तो आपको भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसमें, ठीक है। फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। और अच्छी सस्ती सुलभ आपका स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, 7वां ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, आर्थिक में 70% महिलाएं, फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, ये करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 हो गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और 4 जो इंजन है वो कौन कौन से हैं? तो आपके कृषि, इसके बाद MSME, इसके बाद निर्यात और निवेश, ये 4 इंजन रखे गए हैं विकसित भारत के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में खर्च होने वाले शीर्ष जो 4 मद हैं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही यानी कि घटते क्रम में, ठीक है। तो जैसे कि दिया है आपका ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी पे कितने खर्च किए जाएंगे ये देख लीजिए आप, तो ये किए जाएंगे 20%, ओके। करों एवं शुल्कों में किया जाएगा 22%। केंद्रीय क्षेत्र योजना में कितने खर्च किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 16%। रक्षा पे कितना खर्च किया जाएगा? 8%, है ना। 86.1 बिलियन अभी हमने देखा ही था डॉलर, तो ये खर्च किए जाएंगे। तो अब इसको क्या बोला था इसने? अवरोही क्रम में सजाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा किस पे खर्च हो रहा है? 22 इस पे, यानी कि घटते क्रम, डिक्रीजिंग शेड्यूल में बताना है। तो ये हो जाएगा आपको 2, 1, 3, 4, ओके। चलिए अगला है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट, इसका मतलब क्या है? आप इसे क्या समझते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए भारत ट्रेड नेट जो है ना, नेट से समझ सकते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु, ट्रेड है इसके आगे और बाद में नेट है, तो ट्रेड क्या होता है? व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक और संरचना स्थापित करना, ओके। चलिए आगे है। केंद्रीय बजट 2025-26 निम्नलिखित पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करें, ठीक है। नई कर व्यवस्था जो अभी लागू की गई है उसके अंतर्गत वेतन भोगी अगर होगा, ध्यान रखिएगा ये वर्ड, वेतन भोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा क्या रखी गई है? तो 12.75 लाख करोड़, यानी कि 12,75,000 तक जो है ये आपका रखा गया है आयकर छूट सीमा, ठीक है। अगला दिया है, इसको जूम कर देते हैं, ओके। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत फेमस हुआ था। 12 लाख पे जो है निर्मला सीतारमन जी ने जो कर जो छूट किया है 12 लाख पे और आदमी के लिए, ये तो बहुत वेतन भोगियों की बात की जा रही है, तो 12.75 लाख करोड़ रुपए की होगी, ओके। सही है। अगला है 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% जो है आयकर देना होगा, तो ये भी सही है। अब ये स्लैब बनाए गए हैं, उसमें ये स्लैब है कि अगर आपका 24 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाता है आय, तो आपको 30% जो है आयकर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें और देखते चलते हैं। जैसे ये स्लैब दिया था ना आपका 24 लाख पे 30%, इसको बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्या कीजिएगा ना, ऐसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो रहा था वो, यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा लाख, ये स्लैब जो है ना उसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा टैक्स, ठीक है। अब क्या करना है? 4 का पहाड़ा पढ़ना है। किससे स्टार्ट करना है? तो 0 से स्टार्ट करना है। तो 0, 4, 8, 12, 16, इसके बाद 20, इसके बाद 24 प्लस, ओके। अब इसको ऐसे कीजिए और स्लैब आराम से याद हो जाएंगे। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 लाख, 20 लाख से 24 लाख, और 24 प्लस में जो है आपका ये अमाउंट हो गया, ठीक है।
अब टैक्स क्या है, तो 0 से इसको फिर स्टार्ट करना है। यहाँ 4 का पढ़ा पड़े हैं आप और यहाँ 5 का टेबल पढ़ना है। तो 5, 10 यानी कि 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और आपका 30%। जैसा कि वो स्टेटमेंट दिया था ना कि 24 लाख प्लस जो अमाउंट होंगे उस पर कितने टैक्सेशन देने हैं, तो 30% देने हैं। तो अब आपसे पूछा जाए 0 से 4 लाख में क्या है, तो 0% है। 4 से 8 लाख में कब है, तो 5% है। ये तब किया जाता है जैसे आप 12 लाख से ऊपर जाएंगे ना, तब अगर 12 लाख तक तो है तो ये तो स्लैब वगैरह में आपको आना ही नहीं है, लेकिन 12 लाख से ऊपर चल जाएंगे तो फटाक से आपको नीचे से स्टार्ट हो जाएगा स्लैबिंग जो है आपके अमाउंट पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा स्लैब को। ये सब परसेंटेज है और ये लाख है, रुपया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ये आया है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला दिया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित जीडीपी वृद्धि कितना है। अपेक्षित किया गया है, तो ये किया गया है 6.3 से 6.8%, है ना। सी आंसर है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार असत्य कथन चयन करना है। तो देखिए दिया है जैसे कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है, तो सेवा में जो है निर्यात में भारत जो है 7वें स्थान पे है, 100 से सेवा, 100 से जातवा। अगला दिया है सीमेंट उत्पादन में भारत तीसरा स्थान पे, तीसरा नहीं है दूसरा है, तो ये गलत हो जाएगा। और पूछा क्या था, गलत ही पूछा था। बाकी याद रखिएगा कि निर्माण सेवाओं में भारत का स्थान 8वां है और वस्त्र और परिधान के निर्माण में भारत का स्थान 6ठा है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट दिया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बताना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के से अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 में देखा जाए तो राजकोषीय घाटे जीडीपी के परसेंट के अनुसार लगातार कमी आई है क्या, तो सही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगर देखा जाए तो पूंजीगत व्यय जीडीपी परसेंटेज के अनुसार लगातार वृद्धि हुई है। तो पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई है और राजकोषीय घाटे में लगातार कमी हुई है, तो ये दोनों सही है। और पूछा गया है कि असत्य कथन की चयन करें, तो क्या दोनों में से कोई असत्य था, तो नहीं था, तो ये हो जाएगा डी। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ना 2025 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया है। किसमें, तो कृषि क्षेत्र में, तो 3.8% किया गया है ये। अच्छा कृषि क्षेत्र में देखिए 3.8% है। ओके, अब अगर औद्योगिक क्षेत्र में पूछा जाए तो वो किया गया है 6.2%, और अगर सेवा क्षेत्र में पूछा जाए तो वो हो जाएगा 7.2%। चलिए अगला देखते हैं। 140 दिया है कि भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा जो है घटते क्रम में बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है हम किससे ऊर्जा उत्पादित करते हैं। तो इसमें जैसे कोयला दिया है, तो सबसे ज़्यादा हम किससे उत्पादित करते हैं, कोयला से करते हैं। उसके बाद हम करते हैं आपका सौर ऊर्जा से, है ना। ये लगभग जो है 46% जो है आपका 46.2% जो है हम कोयला से। सौर से कितना, तो 20.60%। हाइड्रो से कितना, तो 10.30%, है ना। और पवन से कितना, तो 10.50%। और एक बच गया गैस, तो इससे करते हैं हम 5.40%। ठीक है, तो इसका देख लिया आपने, सबसे ज़्यादा कोयला, दूसरे नंबर पे सौर, तीसरे नंबर पे आपका पवन। तो कोयला, सौर, पवन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 1, 2, 4, 3, 5। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं मैथ्स के, तो इसका मैं टिक लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है मोहन 25 दिनों में काम करता है। इसको इजी है बहुत, ऐसे मोहन 25 दिन में काम करेगा और आपका सोहन जो है 20 दिन में कार्य करेगा। तो इसका जो एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 50, 100 हो जाएगा, है ना। 100 हो गया, तो 20 बचे 100, यानी कि मोहन एक दिन में 5 काम करता है और सोहन एक दिन में काम करेगा आपको 20, सॉरी 2500 का 100 होगा ना यहाँ पे, 2500 का 100 और 20 पचे 100, तो यानी कि सोहन 5 काम करता है एक दिन में और मोहन जो है 4 काम करता है एक दिन में। और पूछा गया है कि दोनों एक साथ काम 5 दिन तक करते हैं, तो 4, 5, 9 काम एक दिन में हो रहा है, तो 5 दिन इन लोगों ने काम किया, तो 5 9 कितना हो गया, 45, 5 9 45 काम जो है कंप्लीट हो गया। और 16 काम, पूरा काम कितना है, 100 है, तो 100 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 55। ओके, 55 बचा। अब पूछ रहा है कि 55 जो काम बचा है उसके बाद मोहन काम छोड़ देगा, तो सोहन एक दिन में 5 काम कर रहा था, तो 55/11 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 दिन। 55/5, क्योंकि वो 5 काम कर रहा था एक दिन में,
11 हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक पिता की, तो इसको भी चाहे तो आप फटाक से ऐसे कर सकते हैं कि जैसे माता पिता हैं तो उनका जो है औसत आयु कितना है आपका 36 है, तो ये कितना हो गया 72। और अब अगर तीनों उनकी पुत्री को भी मिला दिया जाता है तो कितना हो जाता है आपका 28 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको गुना करेंगे तो 84 और माइनस करेंगे तो 12 वर्ष आ जाएगा। चलिए अगला है। इसमें देखिए ट्रिक होता है, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है ना, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो क्या कीजिए यहाँ पे माइनस दिया है ना तो इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। क्योंकि माइनस है नीचे तो ऊपर भी माइनस आएगा, तो सॉरी माइनस जो है नीचे भी है तो ऊपर भी है, तो ये कट जाएगा, बच जाएगा प्लस, तो ए प्लस बी का बस आंसर दे देना होता है। और अगर यहीं पे प्लस दिया होता है ना तो माइनस कर देते, यानी कि 5.32 आंसर हो जाता है। ठीक है, अभी इस फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 10 है। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो 100 पे वो क्या किया 20% यानी 120 में बेचा, लेकिन उसको जो है दुगने दाम पे अगर बेचेगा तो कितना होगा, तो 100 में जब 120 कमा रहा है ये, तो 200 यानी दुगना काम कर दिया, दुगना दाम कर दिया, तो ये कितना कमाएगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 2 बच जाएगा। तो 12 दूनी गुना करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 240 रुपये अर्निंग किया, तो 100 रुपया उसका इन्वेस्टमेंट था और 140 रुपया उसको मुनाफा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा 140। चलिए अगला देखते हैं। यदि निश्चित कूट भाषा में टीयर्स को ये लिखेंगे तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो एस के बाद क्या होगा, टी होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, आप ए बी सी डी लिख लीजिएगा, उसके बाद ये देख लीजिएगा कि ई को जी लिख रहा है तो कितना गैप के बाद आया जी, ऐसे करके बस सजा दीजिएगा, हो गया। चलिए अगला है। 11 और 90 के बीच जो है कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, तो चाहे तो आप 11 से लेकर 90 तक लिख के देख लेंगे कि कौन कौन कट रहा है 11 से, तो ये टोटल 11 हो जाएंगे। चलिए अगला है। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आता है जब भी कि कितनी ऊंचाई वाले कमरे में जो है रखी जा सकती है लंबी छड़, तो हमेशा रूट उठाइएगा, उसको डालिएगा 10 स्क्वायर प्लस यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। तो 6 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 36 और प्लस 16, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 136 और ये 6 6 12 के 2, तो 12 का 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपको, इसको जोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो रूट में है ना उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये मेरे ख्याल से आएगा। इसका आंसर देखिए 238 है, यानी कि 2 बाहर निकल गया, 38 अंदर है, तो 152 आएगा ये, रूट अंडर 152, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला है। अब ये देखिए 6 मित्र दिया है, ये भी ट्रिकी है, इसको कैसे बना सकते हैं, तो देखिए जैसे दिया है 6 मित्र है तो प्लेस बना लीजिए 6, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब 6 पर्सन है उसमें अब कंडीशन पढ़ने हैं, तो दिया है जी एल और एच के बीच में बैठा है, तो जी क्या है एल और एच के बीच में बैठा है, तो इधर भी एल बैठ सकता है या इधर भी एच बैठ सकता है ऐसा, लेकिन ये बीच में रहेगा। इसके बाद ये अलग कंडीशन लिखिएगा। इसके बाद बोला है कि एच एम के दाएं से चौथा है, एम जो है आपका एच जो है किसके दाएं है, एच एम के दाएं से चौथा है, यानी कि एच जो ये है ना ये एम के दाएं से चौथा होगा, नहीं कि राइट होता है ना, ये राइट है ना, तो ये सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो राइट में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बैठाइए आप एच और ये हो जाएगा एम, इनके बीच कितने पर्सन है 1 2 3, तो सिंपल सी बात अब समझ आ गया कि एच जो है लास्ट कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि इधर बैठा होगा, अब एच क्या होगा आपका जी के बगल वाले ही में होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया कि एल जी एच हमें बिठाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एम यहाँ बैठेगा और एच आपका यहाँ बैठा देंगे हम इसको। ओके, अब बीच में क्या हो गया आपका एल और ये हो जी, भले यहाँ होगा जी और एल, और बचा क्या आपका, फिर लास्ट में दिया है कि एल और एम के बीच कौन बैठा है, और के जो है एच के ठीक दाएं बैठा है, तो के कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा दाएं, है ना, और जे हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ये आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्या किया है, सीरीज दिया है, ये सीरीज है आपका जीरो का, है ना, जीरो का ये बैटरी वो हो रहा है, जीरो का स्क्वायर कीजिएगा फिर जीरो का क्यूब कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, 2 का 1 का क्यूब कीजिएगा और 1 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, वही फार्मूला होगा, ये फार्मूला बिठा दीजिएगा, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो क्यूब, और ऐसे ही फिर अगला 1 का तो 6 का कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 252 आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे जो है 150 क्वेश्चन जो है सेट 1 के इसके जो आपका ए आया है उसका ख़त्म होता है। हर मंडे को ये वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, तो अगले मंडे को फिर आएगी ये, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।